कैसे हैं आप लोग। दिस इज तन्मय गर्ग और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? न्यू ईयर गया कल, ठीक है, कल मना लिया पार्टी, आज से वापस पढ़ाई पे लग जाओ। क्यों? क्योंकि 4 मई से तुम्हारे बोर्ड्स है। बोर्ड्स की टेंशन मत लो यार, बोर्ड्स तो 1 महीने में पढ़ के निकल जाता है, ये तो फिर भी 5 महीने। पर हाँ, तुम्हारा जेई मेंस आ रहा है फेब से, उसके लिए तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है। तो आज उसी के रिलेटेड हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, इजी के टॉपिक्स ऑफ मैथ्स फॉर जेई मेंस, और ब्रैकेट में लिखा है ओनली। ये क्वेश्चन है, इसको ये मत समझ लेना कि एडवांस के लिए भी है ना, दिस इज ओनली फॉर जेई मेंस। यहां पर मैं कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूंगा, यहां पर सिर्फ नंबर्स के हिसाब से बातें होंगी, फैक्ट्स पे बातें होंगी, ठीक है। यानी कि इससे मेरा मतलब क्या है, इजी के टॉपिक से मेरा क्या मतलब है? देखो, हमारा एक चैप्टर होता है मैथ्स का एओडी, सबने पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिस भी नाम से तुमने पढ़ा है इसको, ठीक है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इसको मास्टर करने में अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लगेंगे 15 से 20 दिन, ठीक है। 16 से 17 दिन इसकी थ्योरी करने में, 1 से 2 दिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए रिवाइज करके, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। ये आपको कितने मार्क्स देगा? 4, हद से ज्यादा 8, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे ना, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 बन जाए क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक। मैं कहता हूं इसको रखो एक बार, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 1 मिनट इसको होल्ड पे रखो। मैं आपको एक चैप्टर दिखाना चाहता हूं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक। ये भी छोड़ो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये चैप्टर कितना आसान है सबको पता है। मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं है, डिटरमिनेंट्स में कुछ भी नहीं है, 2-4 प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं है, मैट्रिसेस स्पेशल मैट्रिसेस के नाम आपको याद रखने हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इस टाइप के, ठीक है। और 2-4 की प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट्स में, आप कैसे निकालते हो डिटरमिनेंट वो आना चाहिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन वो ये दे सकता है कि 3 इक्वेशन दे देगा, 3 इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा इसको सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। वो उसके अपने मेथड सीखे होते हैं इसके अंदर, क्रेमर्स रूल वगैरह। ऑल्दो क्रेमर्स रूल आपका बोर्ड्स में नहीं है, पर ये बोर्ड्स थोड़ी ना है, जेमेंस है, यहां पे लगा सकते हो क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल वगैरह लगा दो, नहीं तो वो जो 3 इक्वेशन होती हैं उसको आप प्लेन के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वो मैं आपको जब ये इसका जब मैं वन शॉट करूंगा ना, वो आपको सब समझा दूंगा कि वो 3 इक्वेशन को आप प्लेन के मेथड से कैसे कर सकते हो, आपको डिटरमिनेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर थ्योरी हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, प्लेन तो हमें अच्छे से आता है, और प्लेन का जो कांसेप्ट होता है वो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन से पढ़ते हैं, सेम होते हैं फॉर्मूले, बस एक z कंपोनेंट ऐड करना होता है तो वो प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स कितना आसान है, इसको मास्टर करने में आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन। चलो आप इसको रिवाइज भी कर रहे हो तो आपको 5 से 6 दिन चाहिए रिवाइज करने के लिए यार, इसकी इतनी बड़ी थ्योरी है प्लस क्वेश्चंस भी है ना, तो 5 से 6 दिन चाहिए आपको सारे पीवाईक्यूज प्लस थ्योरीज रिवाइज करने में। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में आपको सिर्फ 2 डेज चाहिए, एक दिन में थ्योरी, एक दिन में क्वेश्चंस, खत्म ये चैप्टर, खत्म। पूरे दिन लगा तो इस पे, क्या मैं ये भी नहीं कह रहा 10 घंटे लगाओ इस पे, 4-4 घंटे दोगे ना रोज 2 दिन के लिए, खत्म हो जाएगा। 4 घंटे में इसकी थ्योरी खत्म हो सकती है, प्लस थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर सकते हो इसके। पर अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि आप क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, उसमें जो क्लास इलस्ट्रेशंस आपके जिस भी टीचर ने कराया उसको आप दोबारा खुद से सॉल्व करोगे। नोट्स का मतलब ये नहीं था खोल के पढ़ लिया, ऐसे थोड़े नोट्स पढ़े जाते हैं, नॉवल थोड़ी ना पढ़ रहे हो, सिर्फ नोट्स देख रहे हैं, थ्योरी देखी। हम ये है कि आप रिवाइज करते हुए हमेशा आपका हाथ चलते रहना चाहिए, नहीं तो आप कभी किसी दुनिया में खो जाओगे, आप खुद को नहीं पता चलेगा। तो जैसे ही आप ये करो नोट्स, बीच में क्लास इलस्ट्रेशन आया, ठीक है, जैसे आपने ये डिटरमिनेंट्स पढ़ रहा, आपने उसमें देखा कि डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं, इस मतलब रो बाय कॉलम में किसी में भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब उसको एक क्लास इलस्ट्रेशन टीचर ने कराया होगा क्योंकि उसने तो आपको पहली बार पढ़ाया है, तो आप उस क्लास इलस्ट्रेशन को खुद से करो। मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ रहे हो तो उसको क्लास इलस्ट्रेशन आएगा, तो ये नहीं है कि देख के पढ़ लिया कि हाँ भाई मैं तुझे पढ़ रहा हूँ, आ गया मुझे दिमाग में ना, उसको आपको सॉल्व करना है। 2 मैट्रिक्स लेने हैं 1 2 3 4, खुद से ले लेना अगर क्लास इलस्ट्रेशन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको करो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, बहुत आसानी तो है, ठीक है। ये होता है आपका रीड करने का। तो मैंने बोला इसमें 2 दिन लगेंगे आपको, इसमें लग रहे हैं 5 से 6 दिन। ये भी आपको 8 नंबर दिला के जाएगा, मैं नहीं कह रहा 8 ही दिलाएगा, 4 से 8 दिला सकता है, क्योंकि ये पिछले साल के ट्रेंड्स हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको 5 दिन में 8 नंबर दिलाएगा, ये 2 दिन में दिलाएगा, कौन सा आसान है? अब मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ दो, पर पहले ये करो ना। अब मान लो तुमने सब शुरू से लेके फेब तक यही पढ़ डाला, ये तुमने हार्ड चैप्टर्स पढ़ लिए, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ लिए तुमने, उससे कितने नंबर आएंगे? 16 नंबर। तुम्हें पता होता कि ये मैं पढ़ लूं 16 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं मेरे, और तो ये 16 नहीं है, 52 मार्क्स बनते हैं तुम्हारे, अगर सिर्फ हम 4-4 नंबर को गिने, 8 नंबर तो गिने भी नहीं मैंने। मतलब कि आज का हमारा सीधा साधा टॉपिक है 52 मार्क्स इन 10 to 15 डेज। देखो इसमें मैं ना तुम्हें एक्यूरेट नहीं दे रहा कितने दिन लगेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तुम चाहे इसमें 1 दिन लगा लो,
तुम चाहे इसमें 2 की जगह 3 दिन लगा लो, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो तो तुम इसमें 1 ही दिन लगाओ, समझ रहे हो? ये सब तो पर्सनल है, तुम्हें 10 to 15 डेज एवरेज लिया है। तो आज हम ऐसे ही इजी के टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो देखो हमारा जो पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हर बच्चे ने अपनी जेई का जो तैयारी होती है, जेई का जो सफर होता है वो क्या यहीं से शुरू किया होता है, क्योंकि 11वीं उससे ही पहला चैप्टर हम ये पढ़ते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर तो हम 10th में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये आ रहा होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। 11th में इसकी कोई नई कंसेप्ट है ही नहीं। ले दे के लोकेशन ऑफ रूट्स है वो भी तुम पढ़ सकते हो, उसमें आधा घंटा भी नहीं लगता है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और ये भी 4 नंबर दिलाएगा तुमको। और तुम अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे उसका भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर दिलाएगा। पहले कौन सा करना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, ठीक है, पर ये पहले करो ना जो आ रहा है, ठीक, ये पहले करा हमने। अब इसमें क्या होना चाहिए, तुम्हें 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। एक तुम्हें इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि रूट्स दिए हुए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, उसका भी हमारे पास 10th क्लास से फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, ऐसे करके हमारा फॉर्मूला होता है। इसका क्यूबिक का भी होता है हमारे पास, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यूबिक के लिए तुम्हें पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मतलब गामा डेल्टा, वो कितना होता है, वो होता है बी अपॉन ए। मतलब ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें कितना दिन लगेगा, एक दिन, हद से ज्यादा एक दिन, 4 घंटे। मैंने तुम्हें इसमें एक दिन दिया, एक दिन में 4 नंबर आ गए, कम है क्या? तुम पूरे साल से पढ़ रहे हो पर एक दिन में 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक। दूसरी चीज हम आएगी मैथमेटिकल रीजनिंग पे। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, लिटरली इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये तो एडवांस में तो है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ मेंस ही लिखा है, ये एडवांस में नहीं है। एडवांस वाले इतने पागल नहीं है कि वो तुम्हें ये देख के 4 नंबर फ्री के देंगे, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं यार। इंडिया में जो बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है उसको ये तो आ रहा ही होता है, जिसको नहीं आ रहा वो सीरियसली जेईई की तैयारी नहीं कर रहा। एक बात बताता था तुमको, तुम अगर पेपर दे के बाहर निकलोगे और तुम्हारे जब नंबर आएंगे ना, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने एओडी का क्वेश्चन सॉल्व किया था मैथमेटिकल रीजनिंग का, नोबडी केयर्स अबाउट इट। सब तुमसे बस ये पूछेंगे तुम्हारे नंबर कितने। सबको अब तुम्हारे नंबर आए 100 में से 70, अब तुम एक्सप्लेनेशन देते थोड़ी फिरोगे कि मैंने एओडी का क्वेश्चन कर लिया था, इसका नहीं किया इसलिए नंबर कट गए। कौन सुनेगा भाई, किसको मतलब है तुमने एओडी का किया कि इसका किया? सबको नंबर से मतलब होता है, समझ गए पहली बात। तो अब मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, तुम्हें 2-3 चीजें आनी चाहिए। एक तुम्हें आना चाहिए ट्रुथ टेबल बनाना। क्या आना चाहिए? ट्रुथ टेबल। मैं उसका बता देता हूं। अगर तुम्हारे पास 2 ही स्टेटमेंट्स है, तुमका क्या है, पी और क्यू स्टेटमेंट्स है, तुम क्या बनाओगे, इसका लिखोगे टीटीएफएफ, इसका लिखोगे टीएफटीएफ, बन गए। अब यहाँ तुम्हें जो निकालना है, मतलब जो भी तुम्हें निकालना है, नॉट पी नॉट क्यू सब करते हो। नॉट पी है तो निगेशन ले रहे हो, निगेशन ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, इसमें ट्रू का फॉल्स, ऐसे करके बनाते जाओ। फिर तुमसे अगर पूछे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, एंड मतलब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, दोनों ट्रू का है, यहाँ है ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स होगा। अगर पूछे नेगेशन पी और क्यू तो कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। तो ये ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए। दूसरी चीज, छोटे मोटे टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे टाउटोलॉजी। अब पता है बच्चों को ये चैप्टर आ रहा होता है पर उन्हें ये नहीं पता होता टाइटोलॉजी क्या है, उन्हें ये नहीं पता होता फैलेसी क्या है। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन में दे देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाउटोलॉजी। अब जब तुम्हें टाउटोलॉजी नहीं पता, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तुम्हें ये पता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, पता ही नहीं टाउटोलॉजी क्या होती है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? टाउटोलॉजी का मतलब होता है कि सारे जो आउटकम्स है वो ट्रू हो, ठीक है। तुम्हें 3-4 कंडीशन देगा, जैसे टाउटोलॉजी, नेगेशन, नेगेशन क्यू, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा। अब तुम्हें सबकी ट्रुथ टेबल बना के चेक करना होगा कि कौन से सारे ट्रू आ रहे हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पहला ऑप्शन चेक करते ही आ जाएगा, नहीं तो अगर बहुत ही बुरी हुई तो बीते जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? फैलेसी क्या होता है कि सारे फॉल्स हो। याद करने का तरीका भी आसान है, टाउटोलॉजी में टी आ रहा है तो सारे ट्रू, फैलेसी में एफ आ रहा है तो सारे फॉल्स। मतलब कोई डिफिकल्ट चीज से पूछी नहीं जाएगी। इसको मास्टर करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में थ्योरी खत्म, 1 घंटे में विवेक खत्म। ऐसा भी नहीं है कि तुम इसमें 100 क्वेश्चन करके जाओगे। क्या इसमें कितने क्वेश्चन की जरूरत है? इसमें 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन की जरूरत है मैक्स टू मैक्स। 5 से 10 क्वेश्चन में इसको फोड़ दोगे तुम, समझ रहे हो? 5 से 10 क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लगेगा तुमको? 20 क्वेश्चन तुम्हें 1 घंटे में करने होते हैं, तुम 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते आधे घंटे में? मैं तो तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूं, तुमने इसको किया 2 घंटे में। यानी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुम दिन में मैथ्स को 4 घंटे तो दे ही दे रहे हो। सिलेबस तो खत्म हो गया होगा, तो रिवाइज तो कर रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो। तो 2 घंटे में तुमने ये खत्म किया, आधा दिन इसको दिया। अब हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स। इसके भी एक क्वेश्चन आता है, यानी 4 नंबर आएगा ही आएगा, इससे 4 मार्क्स का, समझ लो 4 मार्क्स का इससे आएगा ही आएगा। तीसरा हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स। ये तो हमारा फेवरेट चैप्टर होता है 9-10 से।
भाई 9 10th में भी लास्ट में ये दो ही तो चैप्टर होते हैं, स्टैटिस्टिक्स और अपना प्रोबेबिलिटी। ये तो फेवरेट चैप्टर होते हैं क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास 10 तक की फार्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। इसमें क्या होता है हमारे पास मीन का फार्मूला होता है fx है अपॉन समेशन fi। तो ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक होता है हमारा, और ये जेई में और भी फेवरेट हुआ क्यों, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है, ये तुम्हें वहां पे टेबल बनाने को नहीं देंगे कि तुमने यहाँ fi ये तुम्हारा xi अब बनाते फिर fi xi। अरे बोर्ड से क्या ये जेई मेंस है, यहाँ ये नहीं देते, यहाँ पर गिनती के 4 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। एक मीन का फॉर्मूला है भाई समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, या तुम नॉर्मल अपना देख लो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं इसको एक ही फॉर्मूले में काउंट करूं क्योंकि है तो मीन का। दूसरा हमारे पास होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला x माइनस x बार का मॉड अपॉन टोटल नंबर, ये होता है तुम्हारा मीन डेविएशन। एक होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका तुम इजी तुम्हें जो वो क्वांटिटेटिव वाला फॉर्मूला होता है वो याद करना होता है, नॉर्मल फॉर्मूला याद नहीं करना होता। उसमें क्या होता है x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन में, तुम ये फॉर्मूला लगाते नहीं हो, तुम ये फॉर्मूला लगाते हो अंडर रूट के अंदर। अब तुम प्रोबेबिलिटी में जैसे कि इसका याद करते होगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर, यानी कि समेशन xi स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर। छोटा मोटा फॉर्मूला है, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है यार, कुछ इसमें ज्यादा पूछेगा ही नहीं। ज्यादा तुमसे इसमें क्या पूछ लेगा, इसमें पूछ लेगा मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनका मीन मेरे पास x बार है, मैंने सब में 3 ऐड कर दिया, सब में 3 ऐड कर दिया। अब उस बताओ कि नया मीन क्या होगा, तो नया मीन क्या होगा, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा। अब वो पूछेगा नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस प्लस माइनस करने पे तो चेंज होते ही नहीं है, तो वो तो रिमेन सेम रहेंगे, ठीक है। अब वो बोलेगा कि 10 ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, इसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, नया मीन बताओ, नया मीन हो जाएगा 3 इंटू एक्स बार, नया स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। अब चेंज होगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, ये हो जाएगा 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हो जाएगा 9 इंटू पुराना वेरिएंस। क्यों, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 टाइम होता है 9 टाइम होना चाहिए ना, तो सिंपल मैथ है। इतनी चीजें पूछता है स्टैटिस्टिक्स में, इसको भी मास्टर करने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, यानी कि तुमने ये एक दिन में किया, ये एक दिन में किया, और तो इसको तो और कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि 10th में पढ़ चुके हो, फिर भी इसमें क्वेश्चन इनकी कंपैरेटिवली ज्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं क्योंकि वो कभी-कभी से दिमाग वाले क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें तुम्हें अपना दिमाग प्रोसेस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अब तुमने 2 दिन के अंदर 12 नंबर हासिल कर लिए, कहां जाओगे, 2 दिन के अंदर 12 नंबर दिला दिए, अरे हम आए हैं तो कुछ डिफरेंट करके जाएंगे ना। 2 दिन के अंदर तुम्हें 12 मार्क्स दिला दिए हैं, तो सोचो मैंने तो 10 से 15 दिन दिए हैं, तो कितने दिला दूंगा, इसका डबल भी करो तो भी मैं बता रहा हूँ तुमको 52 मार्क्स का मैं टारगेट यहाँ पर लेके आया हूँ, 10 to 15 डेज वो मैं दिलाऊंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये फेवरेट चैप्टर होता है क्योंकि एपीजीपी हम 10 से पढ़ रहे हैं भाई। एपीजीपी में क्या है देखो, अब इसमें क्या थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई ना, किस्मत बहुत ही अच्छी हुई, मतलब भगवान से किस्मत लेकर के आए हो, तुम पैदा ही एक किंग टाइप हुए, तो तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा एपीजीपी, मैक्स टू मैक्स एचपी, एचपी कुछ नहीं होता, सारे टर्म्स रेसिप्रोकल कर देना, एपी आ जाएगा। बहुत अच्छी किस्मत है तो इन्हीं पे क्वेश्चन मिलेंगे। इन पे क्वेश्चन कितने आसान होते हैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम 12th में हो, ठीक है। सेकंड, अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी बेकार हुई ना, तुम्हें मिसलेनियस सीक्वेंसेस में मिलेंगे क्वेश्चन। ये कौन से सीक्वेंस होते हैं, ये वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें तुम्हें समेशन n स्क्वायर, समेशन n क्यूब वाले फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, या फिर इसमें तुम्हें वो होता है तुम्हारा मेथड ऑफ डिफरेंस, वो वाला लगाना पड़ता है, या तुम्हें इसमें वो लगाना पड़ता है Sn = सिग्मा Tn। ये मतलब वो मिसलेनियस सीक्वेंसेस वाले हैं, पर ऑल्दो इतने एडवांस क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है, बनेंगे, ये भी तुमसे हो जाएगा, पर इसकी कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ी और खराब हुई तो ये am > gm, इस पे मिल जाएंगे क्वेश्चन। अरे ये am > gm से तो सब डरते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो तुम्हें देखने पड़ते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब इसमें तुम्हें जैसे नंबर सोचने पड़ेंगे कि किसका am लूं किसका gm लूं, ठीक है, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और बहुत ही ज्यादा खराब हुई, मतलब किस्मत तुम्हारे फेवर में है ही नहीं बचपन से, तो तुम्हें इससे मिल जाएगा वीएन मेथड से, वीएन मेथड से क्वेश्चन मिल जाएगा। वीएन मेथड में कुछ नहीं है, मैं बताता हूं, वीएन मेथड तुम्हें यही पढ़ा सकता हूं मैं अभी 5 मिनट के अंदर, मजाक समझ रहे हो तुम, देखो। अरे यार वीएन मेथड क्या होता है, 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास कि 1 अपॉन, ये भी तीनों एपी में होने चाहिए,
और इनकी जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो भी इसी एपी में होनी चाहिए, 1 2 3 1 2 3 सेम एपी है। तो ये हमारा वीएन मेथड है, ये रेसिप्रोकल वाला है। इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाते हैं नेक्स्ट वेक्टर माइनस प्रीवियस वेक्टर अपॉन कांस्टेंट, ये हमारा होता है मॉडिफायर, ठीक है। इस मॉडिफायर को तुम्हें जनरल टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, जनरल टर्म आ जाएगी, इसका तुम सिग्मा कर देना, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब अरे ये मॉडिफायर को मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ टर्म बनेगी, उसमें जब तुम 1 से लेके n तक, भाई 1 से लेके n तक होगा ना, यहाँ पे 1 से लेके n तक डालना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कटती जाएंगी, लास्ट में 2 टर्म्स बचेंगी, ठीक है। इस पे भी जब हम सीक्वेंस सीरीज का वन शॉट कर रहे होंगे तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, मतलब तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं यार। और जब हमारा ये ऊपर होता है 1 2 3 प्लस 2 3 4, मतलब रेसिप्रोकल की जगह बस ऊपर है, इसमें क्या करते हैं लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन कांस्टेंट, ये क्या फैक्टर वेक्टर मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना टाइम भी नहीं है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इतना ही इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब मैंने बता दिया किसमें ज्यादा अच्छी होती है, पर इसको मास्टर करना कंपैरेटिवली एओडी से ज्यादा इजी है यार। एओडी में कितने टॉपिक्स हैं, अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर्स, एरर, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल्स, ठीक है। फिर तुम्हारा इसमें वो भी आ जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्केविटी, है ना, कॉन्वेक्सिविटी, सब कुछ आ जाता है इसमें, नेचर ऑफ कर्व, 7-8 टॉपिक है इसमें, क्या 4 टॉपिक बताएं। इसको मैंने ऑल दो तुम्हें दिए 2 दिन, कितने दिए 2 दिन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तो सीरियसली लो इसको, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 4 से 8 मार्क्स दिलाएगा तुम्हें। 4 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए 2 दिन नहीं पढ़ सकते क्या? 2 दिन से हो जाएगा, 1 दिन में पूरी थ्योरी, 1 दिन में क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें यार, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज खत्म। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स। ये तो मैं तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बता चुका था कि इससे आसान चैप्टर तो है ही नहीं, मतलब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स इतना आसान है कि मैट्रिसेस में तुम्हें क्या आना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी कॉन्जुगेटेड टर्म्स भी हमारी इक्वल होती है। दूसरी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो हमें बचपन से पता होता है, मतलब जब से हम 12th में आए होते हैं, क्योंकि यही हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे के पढ़ाया जाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ढंग से कर लो। वो हम कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम करते हैं, ठीक है। और ज्यादा उधर पेपर के टाइम हीरो मत बनना कि तुम्हारा मैट्रिक्स 1 2 3 4 है तो तुम बिना इसके पास में लिखे डायरेक्ट करे जा रहे हो। पता है मैं ऐसे करता था, पहले 1 2 लिखा है तो मैं इसी के सामने इसकी इमेज वो कर लेता था, इमेजिन, तो मैं सोचता था 1 2 को 1 3 में कर रहा है, अब 1 2 को 2 4 में करना है। ये जब करना जब तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो, शुरुआत में तो दोनों लिख के ही करो, कहीं नहीं भाग जाओगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, हायर पावर आ जाएगी, जैसे ए मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा a की पावर 5 कैलकुलेट करो, तो अब तुम्हें ये नहीं है कि a की पावर 5 तो मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे तुम a स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा। जैसे हमारा एक बहुत ही फेवरेट मैट्रिक्स होता है cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये वाला हमारा फेवरेट होता है। अब जब इसमें पूछता है a की पावर 5 बताओ, तो जब इसका a स्क्वायर करते हैं तो पता है क्या आता है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ऐसा होता है, शायद यहाँ पे माइनस भी होता है, दिमाग से स्लिप हो रहा है, पर ऐसा ही कुछ होता है, फील समझ लो। जैसे स्क्वायर करके 2 आ गया, अब इतना तो तुमने इंटेलेक्चुअल अपना डेवलप कर लिया है कि जैसे इसका a क्यूब करोगे या 3 आ जाएगा, तो a5 पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, टिक मारो। पर बहुत इजी होता है मैट्रिसेस, इसमें तुम्हें स्पेशल मैट्रिसेस के नाम जरूर याद करना, इनवॉलेटरी, आइडेम्पोटेंट, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे बन जाएगा कि तुम्हें एक मैट्रिक्स देगा, बोलेगा ये इनमें से इन चारों में से कौन सा है, आइडेम्पोटेंट है, इनवॉलेटरी है, कैसा है, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स में कुछ नहीं होता, क्रेमर्स रूल पहली चीज, और क्रेमर्स रूल उसी में आ जाएगा, तुम्हें 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये मैं तुम्हें एक और शॉर्टकट मेथड से बता सकता हूं कि अगर 3 इक्वेशन लिखी है, 3 वेरिएबल में होती है, वो 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन, भाई 3 वेरिएबल में तुमने एक ही इक्वेशन पढ़ी है पूरे सिलेबस में, प्लेन की, यानी कि जो तीनों लिखे हुए हैं ये प्लेन की इक्वेशन है, तो इसको हम प्लेन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं तुम्हें जब बताऊंगा, जब इसका हम वन शॉट कर रहे होंगे, मतलब कि तुम्हें डिटरमिनेंट्स में जाना ही नहीं पड़ेगा, इसको तुम प्लेन से सॉल्व कर दोगे। और डिटरमिनेंट में तुम्हें 2-4 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि भाई 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, 2 रो इक्वल हो जाती है तो 0 हो जाता है, बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको मास्टर करने में 2 दिन, मैं ज्यादा ही दे रहा हूं, कम नहीं दे रहा हूं। लिमिट्स डेरिवेटिव्स कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर, ऑल्दो फंक्शंस माना जाता है पर हम, ठीक है, तो लिमिट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर माना जाता है हमारे कैलकुलस का। इसमें क्या है, ले देखिए एलएच रूल ही तो है, अरे एलएच रूल इसका ब्रह्मास्त्र है, इसको पढ़ लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ एलएच रूल पढ़ के जाओ, तुम्हें सीरीज एक्सपेंशंस वगैरह वो सब भी आने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो एलएच से लिमिट का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है, हो जाएगा। जल्दी करना होता है, मैं वहां पे जल्दी करना होता है, मैं वहां 2 मिनट में 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है,
ठीक है। अब हर मतलब 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे एलएच से जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व होंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे, तो तुम्हें वो सब भी आना चाहिए ताकि तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाए कि मैं इसमें कौन सा मेथड लगा। वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। मैं इसको 2 दिन दे रहा हूँ, सिर्फ लिमिट्स को नहीं, डेरिवेटिव्स को भी। ये डेरिवेटिव तो 11 से पढ़ रहे हो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन तो फिजिक्स में सिखाते हैं। इस डेरिवेटिव वाले चैप्टर में है ही क्या, कुछ भी नहीं है ना। एक तरीके से मैंने यहाँ ले लिया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें डेरिवेटिव्स याद करना है इस चैप्टर में, ये समझ लो। थोड़ा बहुत सॉल्व कैसे करते हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह, ये सब तुम्हें, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये सब तुम्हें आना चाहिए बेसिक। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बहुत मतलब वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि तुम्हें अगर x दिया हुआ है तुम्हें फंक्शन ऑफ t, y दिया हुआ है तुम्हें फंक्शन ऑफ t, तुमसे पूछ लिया dy by dx, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, जहां पे t क्या है, हमारा पैरामीटर है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें x तो है ही नहीं, तो क्या 0 लिखोगे। हम इसमें क्या करते हैं, हम लिखते हैं dy by dt अपॉन dx by dt। इसका सीधा सा लॉजिक है, dt से dt कट गया, dy by dx, ऑल्दो कटता नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो dy को dt की टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश t आएगा, इसको करोगे तो ये भी, ये gt मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये g डैश t आएगा, कि तुम्हारा dy by dx आ जाएगा इन दोनों। इसमें ही डबल और इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ध्यान देना। इसमें डबल डेरिवेटिव अगर करोगे d2y by dx स्क्वायर, तो ये मत कर देना कि इसको भी t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, सिर्फ नहीं करना है, करना है इसको t के रिस्पेक्ट में, इसको भी t के रिस्पेक्ट में, पर चेन रूल भी तो लगेगा, तो t को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ये बच्चे यहां पर भूल जाते हैं, ये कि तुम्हें याद रखना है। छोटा मोटा चैप्टर है ये, तो फिर भी आधे दिन में हो जाएगा। इसमें मार्क्स तो 1.5 दिन लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ये भी 2 दिन में हो गया। ये भी तुम्हें 4 से 8 नंबर दिलाएगा, समझ लो। लिमिट्स के देखो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है लिमिट चैप्टर से, एक बनता है लिमिट ऑफ सम से, जो तुम पढ़ते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में। यहां सिर्फ लिमिट की बात हो रही है, लिमिट ऑफ सम डेफिनेट इंटीग्रेशन बात करेंगे। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स तुम्हें कितने मार्क्स दिला रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 8 नंबर ये भी दिला रहा है। नेक्स्ट चैप्टर वेक्टोसिटी, सबसे आसान चैप्टर ऑफ एंटायर जेईई सिलेबस। मतलब लेंथी है, मैं मना नहीं कर रहा लेंथी नहीं है, आसान बहुत है। वेक्टर्स में क्या पूछेगा, कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वो तुम पढ़े बैठे हो बॉक्स प्रोडक्ट से, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ लेगा, ठीक है। और वो तुम एक वो पूछ लेगा कि जैसे तुम्हारा बी वेक्टर है, वो क्या होता है, लैम्डा ए वेक्टर ही होता है। अगर किसी प्लेन में तुम्हारा ए वेक्टर है, मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर बनाओ उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही तो डिफरेंस है, तो वो लैम्डा कांस्टेंट में संभाल लेता है उसको। यही छोटी मोटी चीजें इसमें वेक्टर्स में पूछता है। अब तुमसे पूछ लेगा कोप्लेनरिटी बताओ, 3 वेक्टर दे देगा, बोलो कोप्लेनर है कि नहीं है, तो तुम कैसे बताओगे, बॉक्स प्रोडक्ट चेक कर लो उसका, यानी कि एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर दे दिए तुमको ए बी सी, इसका चेक कर लो। इसका अगर एसटीपी 0 आ जाता है तो ये कोप्लेनर है, नहीं आता तो नहीं है। 0 आने का लॉजिक क्या है भाई, ये जो 3 वेक्टर होते हैं इनसे बनने वाला फिगर हमारा होता है पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड होता है, और ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। अगर ये तीनों वेक्टर ही कोप्लेनर हो गए, ए बी और ये सी, तीनों कोप्लेनर ही हो गए, ये है, ये बी है, सी है, ये हमारा पैरेललोपिपेड ऐसे कुछ बनता है। अगर ये तीनों कोप्लेनर हो गए, ये भी प्लेन में चला गया, तो पैरेललोपिपेड बना ही नहीं। ये 3D फिगर है, ये 2D हो गया, तो पैरेललोपिपेड बना ही नहीं, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया, यानी एसटीपी 0 हो गया। ये छोटे मोटे क्वेश्चन। 3D में क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा प्लेन दे देगा, पूछेगा इसमें मिरर इमेज बताओ, ठीक है, मिरर इमेज बताओ। 3D में पूछ लेगा फोटो परपेंडिकुलर बताओ, या फिर पूछ लेगा लाइन में परपेंडिकुलर बताओ, फोटो परपेंडिकुलर, लाइन में इमेज बताओ। देखो प्लेन का तो बहुत आसान है, लाइन में ऑल्दो तुम्हें उससे k के इक्वल लैम्डा के इक्वल रख के सॉल्व करना पड़ता है। प्लेन में तो वो भी नहीं करना पड़ेगा, प्लेन में तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि नहीं है भाई, प्लेन में हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है ना कि x - x1 अपॉन a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c इज इक्वल टू, अगर फोटो परपेंडिकुलर निकालना है तो ax1 स्क्वायर प्लस bx2 स्क्वायर और c1, मतलब कि इस इक्वेशन में, प्लेन की इक्वेशन में x1 y1 z1 डाल दो, अपॉन डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फोटो परपेंडिकुलर का है, माइनस आएगा इधर। अगर मिरर इमेज निकालनी है इधर डबल करो, फार्मूला सीधा साधा तो है। फिर इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, x1 y1 z1 तुम्हारे पास होंगे कि जिसकी तुम इमेज निकालनी है, x y z तुम्हारे पास आ जाएगा, जो तुम्हारा इमेज आएगी। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जितने टॉपिक्स में पढ़े होते हैं ना उसी से क्वेश्चन आते हैं, नया क्वेश्चन फ्रेम करना आसान होता ही नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ वही आएगा जो तुमने थ्योरी में पढ़ा है, बस लेंथी हो सकता है पर आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेट्स एंड रिलेशन, सबसे आसान, ये तो
11th में इसको ऐसे पढ़ते हैं कि क्या है ये सेट्स एंड रिलेशन में कुछ नहीं पढ़ना। रिलेशन में तुम्हें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। कौन सा रिलेशन होता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक तुम्हारा रिफ्लेक्सिव। इसको कैसे चेक करते हैं, या फिर तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और इनवर्स देख लेना, इनवर्स से तो फंक्शंस पे पढ़ोगे। सेट्स में कुछ नहीं पता होना चाहिए तुम्हें, बस वेन डायग्राम बनाना चाहिए, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। फॉर्मूला तुम ऑन द स्पॉट बना लोगे अगर तुम्हें वेन डायग्राम आता है। फिर भी फॉर्मूला याद कर जाना। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी। ये सब याद कर लेना ताकि तुम्हें बताना नहीं पड़े, टाइम बचे। ये भी तुम्हें 4 नंबर दिलाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 4 मान लो जेई के सिलेबस में। कौन कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर, और चौथी जो तुम्हारे जेई में आती है वो आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अरे 4 ही तो है, इसमें भी 95% चांस है कि वो लीनियर से ही पूछेगा। लीनियर से सिंपल से नहीं पूछेगा, वेरिएशन से पूछेगा, जिसमें तुम्हारा dx अपॉन dy प्लस जो तुम्हारा लग रहा हो उधर फंक्शन ऑफ y x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, ये लग रहा हो तुम्हारा, ठीक है। या वो तुमसे पूछेगा f डैश y वो dy by dx, इसका जो दूसरा वो होता है वेरिएशन, दोनों को मिला के पूछेगा। लीनियर से क्वेश्चन आएगा, तुम्हें आसान करना। इसमें लीनियर में क्या होता है, लीनियर में क्या होता है, तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, वो होता है e जो हमारे इस वेरिएबल के साथ लेकर, यानी कि fy। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ऊपर ln बनता है, जो तुम्हें इसको इससे कैंसिल करके नीचे वो नंबर सीधा उतारना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर तुम डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हो कि y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो लिखा है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy इसका इंटीग्रेटिंग, सीधा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा, तुम्हें कंडीशन देगा कि इस टाइम पे ये है, तो तुम्हें वहां से c की वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की, वो तुम यहां रखोगे तो तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। मतलब कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, एरिया अंडर कर, एरिया अंडर क्या है, या तुम्हें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है तुम्हें, बहुत ही छोटे लेवल का, ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल का करना होता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है तुम्हें प्रॉपर्टी यूज लगानी पड़ जाएंगी और जाने क्या करना पड़ जाएगा, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन करना होता है। ऑल्दो जेई में तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इंटीग्रेशन भी मत करो। जैसे तुम्हारे बोर्ड में क्या होता है, तुम्हारे पास जैसे मान लो ये एक्सेस पे तुम्हारे ये दो कर्व्स बन रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा ये एरिया शेड हुआ ये, तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें, पर तुम बोर्ड्स में इसको रेक्टेंगल की एरिया से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन एरिया अंडर कर पाए, तो यहाँ भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। पर जेई में वहां प्रोसेस का नंबर नहीं है, तो तुम यहाँ डायरेक्ट इसका एरिया निकालो ना, रेक्टेंगल कौन ना कर रहा तुम्हें। और एक बात और, एरिया अंडर कर्व में क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं कि एरिया कैसे निकाले इंटीग्रेशन से, दूसरा हम पढ़ते हैं प्लॉटिंग द कर्व। जेई में इसमें प्लॉटिंग करनी ही नहीं पड़ती कर्व की, देखो तुम, अरे जेई मेंस में इतना हार्ड क्वेश्चन बनता ही नहीं है जिसमें तुम्हें कर्व प्लॉट करना पड़े। इसमें स्टैंडर्ड फिगर्स आएंगे, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो भी तुम्हारी बहुत किस्मत खराब हुई तो एक सर्कल और स्ट्रेट लाइन, बस सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, बहुत किस्मत खराब हुई तो हाइपरबोला दे देगा। सबकी इक्वेशन हम कोनिक्स में पढ़ के बैठे हैं, मुझे पता है कोनिक्स से डर लगता है बच्चों को, पर जनरल इक्वेशंस तो उनकी याद कर ही लेना, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत कम आएगी। अब हम चलते हैं ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, सबसे डरावना चैप्टर पूरे जेई सिलेबस का। ये इसके क्वेश्चन हमसे आज तक नहीं बनते, ठीक है, बच्चों से इसके क्वेश्चन आज तक नहीं बनते, जबकि वो 12th खत्म करने पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे अनटच्ड हमेशा रह जाते हैं। तुम इस पे चाहे 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो चाहे 300, पर हाँ इससे कभी कभी होता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने का 1% चांस है, पर हाँ इसके सारे फॉर्मूलेस तुम्हें याद होने चाहिए। वो कहाँ लगेंगे? तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में और इन सारे चैप्टर्स में, बल्कि तुम्हारे मैथ्स के सारे चैप्टर्स में इसके फॉर्मूले लगते हैं। भाई मेट्रिक डिटरमिनेंट में मैंने तुम्हें अभी बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ऐसे वो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तो होती ट्रिग्नोमेट्री है, वो तुम्हें किसी में भी ट्रिग्नोमेट्री घुसा के दे सकता है। वो तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे देगा, बोलेगा ये जीपी में करो सॉल्व, उसमें तुम्हें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए पहले। ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो से भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर 2-4 साल से आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब पहले आसान आता था पर अब अच्छे आ रहे हैं। मतलब जिसने 12th के बोर्ड तक का भी अगर नॉर्मल पढ़ा है तो वो एक क्वेश्चन कर ले जाएगा, इससे भी हमें 1 नंबर मिल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर मिल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये बहुत आसान है, 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, उसका मेथड में पता होता है, उससे भी एक क्वेश्चन आएगा वो हम कर ले जाएंगे। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये मैं कहूंगा पूरा पढ़ो, ये पूरा पढ़ो क्योंकि इसमें टॉपिक प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसमें तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कभी तो बेस थ्योरम से क्वेश्चन आ जाए, कभी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से दे दे, या वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से दे दे, या वो उससे दे दे टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी से भी क्वेश्चन दे सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इससे आता है, पर तुम इसको पढ़ो पूरा, इसमें 3-4 दिन ही तो लगेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें जरा कैलकुलेट करा देता हूं कि तुम्हारे मार्क्स कितने हुए। देखो इसने कितने दिए, 4 मार्क्स, 4, इसने कितने दिए 4, 4 4 8 यानी 8 मार्क्स, इसने दिए 4 12, इसने दिए 4 से 8, मैं 4 लेके चल रहा हूं,
12 4 जा 12 और 4 16 मीटर से डिटरमिनेंट। इसने भी 1 से 2 दिए, मैं तो एक ही लेके चल रहा हूं 20। इसने भी 1 से 2 दिए, मैं एक ही लेके चल रहा हूं 24। वेक्टर 3D, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 28 और 4 32 32 और एक क्वेश्चन, इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ना भी आए। 32 और 36 40 44, इससे एक क्वेश्चन आएगा 48 52 56 56 में तो 52 लेके आया था। एक चैप्टर और लिख लो यहाँ पे, हाइट्स एंड डिस्टेंस। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, पर आ सकता है हाइट्स एंड डिस्टेंस। इससे भी 4 नंबर, तो 60 मार्क्स दिला दिए तुमने। देख रहे हो 60 मार्क्स आ गए हाइट्स एंड डिस्टेंस से। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स मत पढ़ के जाना, जेईएमएस में कोई क्वेश्चन नहीं आता उसका। एडवांस में आता है, जेईएमएस में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो एडवांस में आता है, मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। ज्यादा ही तुम्हें लग रहा हो कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो छोटे मोटे वो साइन कोसाइन रूल पढ़ जाना, किसी क्वेश्चन में ना चाहते हुए भी लगाना पड़ जाए तो लगा देना, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने 60 मार्क्स दिला दिए, 60 में सेफ होकर चलता हूं। 52 से 56 मार्क्स तुम्हारे आराम से आ जाएंगे। दिन कितने हुए? 1 दिन, 2 दिन, 4 6 8, ठीक है, 10। इसमें तुम्हें आधा दिन लगेगा 11, इसमें तुम्हें आधा दिन लगेगा 12, है नहीं 11 हो गए। इसमें तुम एक दिन लगा लेना, या तुम तीनों मिला के एक दिन लगा लेना, तो 12 दिन हो गए तुम्हारे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इनवर्स को करने में तुम्हें एक दिन 13, इसको तुम्हें करने में आधा दिन 13.5, इसको करने में तुम्हें 1.5 दिन 15, ठीक। इसको करने में आधा दिन में 15 दिन। 15 दिन का टारगेट था, मैंने देखो 10 से 15 दिन का था, तुम्हें 4 मार्क्स एक्स्ट्रा भी तो दिलाए, थोड़ा तो छोड़ दो। तो 15 दिन में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 56। ऑल दो 60 आ रहे हैं, पर इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्या पता नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आप जेईएमएस में कम हो गए, 25 ही आते हैं। ऑल दो इसका 30 आएंगे, पर वो चॉइस में रहेंगे ना, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, फिर भी हम बोलते हैं 52 से 56 मार्क्स तुम्हारे इजीली आ जाएंगे 15 दिन में पढ़ के। उसके बाद पढ़ो तुम इंटीग्रेशन, कौन मना कर रहा है? उसके बाद पढ़ो, थोड़ी 15 दिन में तुम्हारा मेंस थोड़ी ना आ रहा है। पहले इनको तो खत्म करो भाई, कट ऑफ तो क्लियर करने लायक बनो। मैथ्स कट ऑफ क्लियर हो गई, 40 मार्क्स लाने होते हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, मतलब तुम एडवांस बैठ सकते हो। 52 तो आ गए, अब तुम्हें रैंक के लिए लड़ना है, अब तुम बाद में पढ़ो चैप्टर एओडी पढ़ो, तुम इंटीग्रेशन पढ़ो, ठीक है। तो यार इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। देखो मैं यार ये सोच रहा हूँ कि देखो इनके जो वन शॉट्स है वो मैं लाना शुरू करूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इसका वन शॉट लाना शुरू करूँ विद थ्योरी एंड क्वेश्चन इन वन वीडियो, ठीक है। या 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो ये वाली भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो छोटे छोटे वीडियोस में रखेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे 1 घंटे का एक वीडियो है, वो तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, मैं 20-20 मिनट के 2 या 3 वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। तो यार इसी के साथ चलते हैं, समाप्त करते हैं आज का वीडियो। और इनको जरूर ध्यान में रखना यार, है ना, तो मतलब इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना, ये मत करना कि इनको नहीं किया और तुम इंटीग्रेशन करते बैठे हो, ठीक है, ये जरूर कर लेना। और पढ़ाई पे ध्यान दो, न्यू ईयर मन चुका है, कल जा चुकी है पार्टी, ये साल हमें पिछले साल की तरह नहीं बिताना है। देखो अगर तुम ये वीडियो देखने आए हो तो इसका मतलब है कि तुमने कहीं ना कहीं अपने जेईएमएस की प्रिपरेशन में गलतियां की है। तो चलते हैं फिर, ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करो यार अच्छे से, है ना, और मेंस में रैंक लाके दिखाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है कोचिंग से पढ़ के रैंक आए, ठीक है। ऑल दो आती है कोचिंग से पढ़ के, मैं ये कहता हूँ कि रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, तुम्हें कोचिंग ही जाना चाहिए। बट अब तुम नहीं गए हो, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो तुम्हें यहीं से कुछ करके दिखाना है ना, बाद में तुम एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते ना कि मैंने ये नहीं करा, वो हो गया, ये नहीं करा, हो गया, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा किसी शानदार कंटेंट के साथ। हाँ ठीक है, अगर तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे कि तुम्हें मैथ्स की जगह केमिस्ट्री फिजिक्स भी चाहिए, मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। और तो क्या केमिस्ट्री में थोड़ा सा हमारा भी हाथ तंग है, मैथ्स हमारी क्या बोलते हैं उसको, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी है हमारी मैथ्स, ठीक है। तो बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा यार, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहो, तब तक के लिए गुड बाय।